आप सभी का स्वागत है नॉलेज सेंटर मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे नॉन प्रोजेक्टिव मेथड, जो पिछले क्लास में भी आप लोग को पर्सनालिटी में असेसमेंट और पर्सनालिटी में मैं बताई थी नॉन प्रोजेक्टिव मेथड, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव मेथड की बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में सबसे पहले हमारा आता है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी नियंत्रित निरीक्षण विधि। अब आपको लग रहा होगा कि नियंत्रित और जो हम सब्जेक्टिव में बताए थे ऑब्जर्वेशन मेथड, दोनों में अंतर क्या है। ऑब्जर्वेशन हो गया एक कॉमन ऑब्जर्व करना, उसमें सारे मतलब कोई एक विशेष परिस्थिति में नहीं है, उसके पूरे दिनचर्या को, पूरे मंथ, पूरे सप्ताह का जो एक हम टारगेट लेके चलेंगे तो वो हो गया सामान्य। और कंट्रोल में हो गया कि हम किसी एक सिचुएशन वाइज उसका करेंगे, कि किसी तरह का एक गुस्सा आया तो कि कैसा रिएक्ट करेगा, इस तरह के व्यवहार कैसा करेगा, या खाने को लेके वो क्या है, उसकी रुचियाँ क्या है, यानी कि किसी एक परिस्थिति को लेकर हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, जिस कारण इसे हम कहते हैं नियंत्रित परिस्थिति में कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड। ये कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है कई साइकोलॉजिकल टर्म के द्वारा किया जा सकता है। इमोशनल, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, हर एक तरह के एक एस्पेक्ट्स को लेके उस पर एक हम ऑब्जर्व करके एक डाटा बनाकर किसी भी व्यक्ति विशेष का हम पर्सनालिटी असेस कर सकते हैं। ये जो है सामान्य से अवलोकन जो हमारा जो सब्जेक्टिव मेथड में उससे ज़्यादा विश्वसनीय है। कौन? कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड। इस परीक्षण का जो मापन के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति और योग्य व्यक्ति की बहुत ही आवश्यकता है, अर्थात इस परीक्षण के द्वारा मापन प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जानकार, कुशल, योग्य और मनोविज्ञान के ज्ञाता, प्रशिक्षित साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक जैसे लोग ही इस परीक्षण के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। ये हो गया कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेटिंग स्केल के बारे में। रेटिंग स्केल मेथड, रेटिंग स्केल मेथड जो होता है इसे हम निर्धारण मापनी विधि भी कहते हैं। इसे श्रेणी मापनी विधि, निर्धारण मापनी विधि, कई नामों से इसे जाना जाता है। इसमें व्यक्तित्व संबंधी अनेक लक्षणों को प्रस्तुत किया जाता है, जो मापनकर्ता होता है। मापनकर्ता के सामने कई तरह के लक्षणों को रख के उसके अनुसार व्यक्तित्व संबंधी लक्षणों को रखकर प्रस्तुत करके उस अनुसार से मापन करना होता है। श्रेणी मापनी का प्रकाशन 1889 में सर्वप्रथम गाल्टन के द्वारा किया गया था। प्रश्न में आप लोग को आ सकता है कभी भी कि श्रेणी मापनी का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया, तो गाल्टन ने किया। कब किया? तो 1889 में। इस विधि से जो श्रेणी मापनी विधि है, इस विधि में 5 प्रकार के विधि होते हैं, जो हर एक प्रत्येक विधि का हम अपने लक्ष्य, उद्देश्य विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसके अनुसार से भी किसी एक विधि का हम चयन करके उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम मापन करते हैं। पहला हो गया हमारा चेकलिस्ट, दूसरा है हमारा आंकिक मापनी जिसे न्यूमेरिकल स्केल कहते हैं, तीसरा है हमारा ग्राफिक मापनी, चौथा हमारा है ऑर्डरिंग स्केल, यहाँ नीचे लिखे हैं थोड़ा छोटा हो गया है ऑर्डरिंग स्केल, और हमारा 5वां हो जाता है फोर्स चॉइस स्केल। अब हम बात करेंगे कि चेकलिस्ट क्या होता है। चेकलिस्ट जो होता है ये हम व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों तरह से इस विधि का हम क्या उपयोग कर सकते हैं। चेकलिस्ट के माध्यम से मापनकर्ता जो होता है प्रयोज्य के अंतर्गत जो उपलब्ध, उपस्थित और अनुपस्थित दोनों शील गुणों का वो असेसमेंट करता है, आकलन करता है। उसके अनुसार से जो उसे सही लगता है उस पर सही का निशान, और जो उसे गलत लगता है वो गलत का निशान लगाता है। यह पहला प्रकार का चेकलिस्ट हो गया। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि चेकलिस्ट भी 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का होता है जिसमें हम सही और गलत के निशान के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति विशेष का जो आकलन करते हैं उसके बारे में जानते हैं कि उस व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन सा ट्रेट, कौन कौन सा शील गुण उपस्थित है और कौन कौन सा शील गुण अनुपस्थित है। चेकलिस्ट का एक और उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये चेकलिस्ट फर्स्ट का जो सूची में अभी बताई कि सही और गलत का निशान, वो इस तरह से कुछ उदाहरण है कि इस तरह का एक सूची बनता है जिसमें कई तरह के शील गुण हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये एक सूची है उदाहरण के रूप में, इसमें 20 शील गुण की बात है।
तो ये मतलब किसी पे किया जा सकता है। कभी कभी शिक्षक का भी फीडबैक के लिए चेकलिस्ट उसके पर्सनालिटी के लिए संस्था लेती है, या हम किसी छात्र का व्यक्ति विशेष का कर रहे हैं तो उसमें पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर वहाँ किस पे आप मतलब अपना नाम लिखेंगे, किस पे कर रहे हैं उनका नाम लिखेंगे, किस डेट पे कर रहे हैं वो लिखेंगे। फिर ये हमारा गुण हो गया, गुण की एक सूची बनाए, और ये प्रतिक्रिया में रेटिंग में हम वही सही गलत का निशान लगाते रहेंगे। अगर लगा कि वो इंटेलिजेंट है तो सही है, अगर लगा कि वो सामाजिक तो नहीं है तो गलत है। तो इस तरह से ये चेकलिस्ट तैयार होता है। पहले प्रकार के चेकलिस्ट में क्या था कि गुण अवगुण में जो उपस्थित है उसमें सही है, जो अनुपस्थित है उसको गलत का निशान लगाना था। दूसरे प्रकार के चेकलिस्ट में क्या होता है, मात्रा दे रहता है कि कम, अधिक, सामान्य, नहीं, इस तरह मात्रा दिया रहता है, और प्रयोज के अंतर्गत वो गुण कितने मात्रा में है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना होता है। तो ये हमारा दूसरे तरह का चेकलिस्ट होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे आप यहाँ उदाहरण के रूप में देख रहे हैं कि बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, तो बुद्धिमत्ता क्या है, बहुत अधिक, सामान्य, कम, काफ़ी कम। तो इस तरह से सभी का विनम्रता का भी देख रहे हैं, सृजनात्मकता का भी देख रहे हैं। तो इस तरह से सबका मात्रा दिया रहता है, और जिस पे हम कर रहे हैं जैसे कि राम, तो बुद्धिमत्ता, तो अगर लगा हमें कि वो बहुत अधिक है तो बहुत अधिक पे करेंगे, विनम्रता कम है तो कम पे करेंगे। तो इस तरह से मात्रा के आगे हम सही और सही का निशान लगाते हैं। तो ये हमारा दूसरे प्रकार का चेकलिस्ट बन गया। अब हम लोग बात करते हैं आंकिक न्यूमेरिकल स्केल की। न्यूमेरिकल स्केल आंकिक मापनी, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, इसमें हम हाँ या नहीं या सही गलत के निशान के द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष के गुणों को उपस्थित अनुपस्थित को नहीं दर्शाते। इस मापनी के द्वारा हम जो उस व्यक्ति के अंतर्गत जो तथ्य हैं, जो गुण है, मापन करता उसमें अंक निर्धारण करता है, अंक देता है। ये अंक भी दो तरह से मापन करता तय करता है। वो या तो कम से ज़्यादा देगा, कि कम से ज़्यादा अंक, यानी कि जैसे कि हम यहाँ है कि राम दयालु है, तो उसके अनुसार से लग रहा है कि राम बहुत दयालु है, तो वो उसे 1 अंक देगा, ठीक है। और या लगा उसे कि श्याम शर्मीला है, तो उसे लग रहा है कि श्याम बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है, तो उसे वो 4 देगा। परंतु ये जो हमारा दूसरा है कि ज़्यादा से कम, तो उसमें क्या है कि अगर हम कहें कि राम दयालु है तो उसे वो 4 अंक देगा, और श्याम शर्मीला है तो उसे वो 1 अंक देगा। अर्थात मापन करता अपने अनुसार से तय करता है कि हम जो अंकों का निर्धारण करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, कम से ज़्यादा की ओर या ज़्यादा से कम की ओर। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिक मापनी की का। ग्राफिक स्केल, इसमें अंक नहीं देते, जैसे कि ये स्केल में श्रेणी में क्या था, चेकलिस्ट में था कि हम हाँ या ना में कर रहे थे, और न्यूमेरिकल में अंक दे रहे थे, तो इसमें हम ना अंक देंगे ना हाँ या ना में जवाब देंगे। इसे हम ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे कि जो प्रयोज है उसमें कौन सा गुण कितना मात्रा में है। तो ये ग्राफ के द्वारा जो हम दिखाते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन का हम उपयोग करते हैं, यानी कि एक सीधी लकीर हम देते हैं। अब जैसे कि आप देखिए कि हम सीता नाम की लड़की पे कर रहे हैं, तो एक सूची उस गुणों का बना लिए, इधर भी दिए हुए हैं, और उसके अपोजिट फिर कुछ गुणों को रखें। तो है कि सीता सामाजिक है कि संकोची है, तो हमारे अनुसार से, मापनकर्ता के अनुसार से लग रहा है कि वो संकोची है, तो हम ये एक बना लिए फाइनल लाइन, ये हमारा एक जनरल लाइन है। इससे अगर जिसको अधिक जाएगा वो गुण उसमें ज़्यादा होगा। तो सामाजिक और संकोची में देख रहे हैं कि यहाँ से ये लाइन तीर का निशान संकोची की ओर, अर्थात सीता संकोची है। अब है कि वो सज्जन है कि दुर्जन है, तो अब सज्जन, मेरे अनुसार से सीता सज्जन है, तो वो सज्जन की ओर हमारा तीर का निशान हुआ, और दुर्जन की ओर नहीं है। सक्रिय है कि निष्क्रिय है, तो हमारे अनुसार से सीता निष्क्रिय है, तो ये निशान हम निष्क्रिय की ओर कर दिए। ऑर्डरिंग स्केल में क्या होता है कि कई तरह के गुण एक सूची में रहते हैं, उसे मापन करता अपने अनुसार जो गुण उसमें ज़्यादा लगता है प्रयोज्य में उसे ऊपर रखता है, जो गुण उसे कम लगता है उसके नीचे रखता है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक हम रूपा नाम की एक लड़की है, तो उसकी बात करें कि रूपा में शिष्टाचार, आज्ञाकारी, मिलनसार, हंसमुख, ये चारों गुण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, तो एक मापनकर्ता के रूप में मुझे लगा कि शिष्टाचार ज़्यादा है रूपा, तो 1, हंसमुख उसके बाद है, तो 2 नंबर पे एक सूची तैयार करूँगी कि
1 नंबर पे हशिष्टाचार, 2 नंबर पे हंसमुख, 3 नंबर पे आज्ञाकारी को लिखूंगी और 4 नंबर पे मिलनसार को लिखूंगी। तो इस तरह से एक ऑर्डर में हम बना दिए। तो ये हमारा हो गया ऑर्डरिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल का जो 5वां फोर्स स्केल है उसके बारे में बात करते हैं। रेटिंग स्केल का लास्ट हमारा आता है फोर्स चॉइस स्केल, यानी बाध्य चयन मापनी। बाध्य चयन मापनी में क्या होता है कि मापनकर्ता जो प्रश्नों की सूची बनाते हैं तो परियोज्य के पास जो विकल्प वो देते उसी में से परियोज्य को चुनाव करना होता है। उसके अलावा वो और कुछ भी चुनाव नहीं कर सकते। जैसे अवकाश में आप क्या करते हैं? ए घूमना, बी पढ़ना। अब वो बाध्य है, हो सकता है कि उसे गॉसिप करना, बातें करना ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो अब उसे घूमना और पढ़ना में ही किसी एक विकल्प को चुनाव करना होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समाचार पत्र में सबसे पहले क्या पढ़ना पसंद करते हैं? ए रोजगार समाचार, बी राजनीतिक समाचार। हो सकता है उसे मनोरंजन समाचार ज़्यादा पढ़ना पसंद हो, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं होने के कारण, कोई विकल्प नहीं होने के कारण उसे इन्हीं दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। तो इसीलिए इसे बाध्य चयन मापनी कहते हैं, क्योंकि इसमें बाध्य किया जा रहा है कि जो विकल्प है उसी के अंतर्गत आपको किसी एक उत्तर का चुनाव करना है। अब इसके बाद हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव मेथड में बात करेंगे, तीसरे मेथड की, फिजियोलॉजिकल मेथड, कि क्या है शारीरिक परीक्षण। फिजियोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? शारीरिक परीक्षण, मनोशारीरिक परीक्षण, जिसमें क्या होता है कि शारीरिक क्रिया के आधार पर हम किसी भी मानसिक क्रिया का अध्ययन किसी भी व्यक्ति विशेष का करते हैं। अब जैसे कि बहुत से आप लोग अब क्लास में स्टूडेंट को देखते होंगे या किसी व्यक्ति को देखते होंगे कि वो आपसे बातें तो कर रहा है, आपके सामने तो है, लेकिन वो या तो नाखून चबा रहा है, या अपने पैर को हिला रहा है, या हो सकता है वो अपने बालों से खेल रहा हो। तो इस तरह का वो कार्य कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसकी शारीरिक क्रिया के, उसके हाव भाव को देखकर हम उसके मेंटल एक्टिविटी को जान जाते हैं कि क्या वो नर्वस है किसी बात को लेकर, क्या वो किसी बात को लेकर परेशान है, या कुछ और सोच रहा है। हो सकता है क्लास में उसे आज पढ़ने की इच्छा ना हो, बहुत तरह की वो परेशानी से गुजर रहा है। तो ये होता है फिजियोलॉजिकल टेस्ट। तो फिजियोलॉजिकल टेस्ट जो होता है उसके लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। एक पूरी तरह से मनोचिकित्सा का ज्ञाता ही इस परीक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति का परीक्षण करके व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकता है। तो ज़्यादातर अब जब मनोचिकित्सक कर रहे हैं तो ज़्यादातर ये इमोशन से, संवेगात्मक रूप से जो प्रभावित रहते हैं, जो डिप्रेशन में रहते हैं, इस तरह के व्यक्तियों पे इस तरह का टेस्ट परीक्षण किया जाता है। अब जैसे कि इसे भी मापने का एक अलग अलग ये होता है, यंत्र होता है। जैसे कि हम लोग बीपी को नापते हैं तो उसका डॉक्टर अलग यंत्र का उपयोग करते हैं, हम फीवर को नापते हैं तो उसके लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तो इसी तरह से इन सारे क्रियाओं को मापने के लिए भी साइकोगैल्वेनोमीटर और एनसीफोलोग्राम जैसे यंत्रों का उपयोग मनोचिकित्सक करते हैं, और इसके आधार पे वो बताते हैं कि इस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, वो किस परेशानी से गुजर रहा है या उसके अंदर किस तरह का समस्या चल रहा है। अब उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो लास्ट टेस्ट हमारा आता है, सिचुएशन टेस्ट की बात करते हैं। सिचुएशन टेस्ट की बात करते हैं। नॉन प्रोजेक्टिव मेथड में जो ऑब्जेक्टिव मेथड है उसमें सबसे लास्ट है हमारा सिचुएशन टेस्ट, परिस्थिति परीक्षण। परिस्थिति परीक्षण में परियोज्य के सामने उसके जीवन के जो वास्तविक परिस्थिति उससे मिलता जुलता एक कृत्रिम परिस्थिति को रखा जाता है। उस कृत्रिम परिस्थिति में जो परियोज्य किस तरह का क्रिया करता है, किस तरह का वो रिएक्ट करता है, रिएक्शन देता है, उसके आधार पर मापनकर्ता जो है उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो होता है परिस्थिति परीक्षण, ये दो तरह से होता है। पहला होता है सोशियोमेट्रिक मेथड और दूसरा होता है साइकोड्रामा। सोशियोमेट्रिक यानी समाजमिति। समाजमिति परीक्षण जो है, समाजमिति को सबसे पहले जे.एन. मोरिनो द्वारा 1934 में दिया गया था, जो आज के वर्तमान शिक्षण प्रणाली में इस विधि का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। इसमें समाज के ओपिनियन को देखते हुए, समाज परियोज्य के बारे में क्या सोचता है उसके ओपिनियन को देखते हुए उसके अनुसार से एक आंकड़ा हम बनाते हैं। उस आंकड़ा का एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला उदाहरण में देख रहे हैं आप कि ये बाइपोलर है, द्विध्रुवीय है।
कि उसमें दो ध्रुवीय मितभाषी बातूनी सौम्य हंसमुख, यानी कि दो ध्रुवीय वो कैटल के द्वारा, ये मतलब कैटल का जो है 16 PF की बात करें उसी तरह से ये दो ध्रुवीय समाजमिति जो हम एक है बनाते हैं सूची, और उसमें हम देते हैं कि वो जो सामने वाला जिस पे हम कर रहे हैं वो क्या है, मितभाषी है ये बातूनी है। तो दो को रखें राम और श्याम। तो अगर राम मितभाषी ज़्यादा है तो इधर लिखेंगे कि राम, और श्याम अगर बातूनी है तो इधर लिखेंगे श्याम। इसी तरह से विनम्र और झगड़ालू, तो यहाँ पर अगर राम और श्याम की ही बात हो रही है तो इसमें अगर राम जो है झगड़ालू में आता है तो इधर लिख देंगे राम, और श्याम जो है विनम्र में आता है तो इधर लिख देंगे हम श्याम। तो इस तरह से हम एक डाटा बनाते हैं और उसमें जिसका सर्वाधिक होता है उस अनुसार से उसका समाजमिति निकालते हैं। फिर एक इस प्रकार से हमारा निकलता है, इसमें प्रयोज्य का नाम, और उसका हम इस तरह से एरो बनाते हैं, मितभाषी का, फिर व्यक्तित्व बातूनी का। अब देख रहे हैं यहाँ के निर्णय देने वाले छात्र, इतने लोग उसका डिसीजन ले रहे हैं, इतने लोगों का है। रमेश कमल के बारे में बता रहा है कि कमल जो है बहुत ही ज़्यादा बातूनी है। मितभाषी कौन है, नारायण। कमल जो है रमेश को बोल रहा है कि वो ज़्यादा बातूनी है, और मितभाषी कौन है, तो पवन। तो इस तरह से सभी एक दूसरे का असेस कर रहे हैं, उसके अनुसार से फिर हम सबका यहाँ टोटलिंग करके देख रहे हैं कि बातूनी में सबसे ज़्यादा किसका आया है, तो कमल का आया है। मितभाषी में सबसे ज़्यादा किसका आया है, तो बलजीत का आया है। तो ये भी एक सोशियोमेट्रिक मेथड के द्वारा हम परिस्थिति के द्वारा देखते हैं। फिर एक हमारा इस तरह का हम डायग्राम बनाते हैं, और इसमें देखते हैं कि कौन किसको कितना लाइक करता है, कितना एक दूसरे को पसंद कर रहा है। अब जैसे कि यहाँ कमल की बात की जाए तो या मितभाषी और हम बातूनी में ही चलते हैं, तो देखिए मुकेश क्या है कि मुकेश के अनुसार से कमल ज़्यादा बातूनी है, सुरेश के अनुसार से भी कमल ज़्यादा बातूनी है, नारायण के अनुसार से भी कमल ज़्यादा बातूनी है, और यहाँ कमल के अनुसार से मितभाषी कौन है, तो पवन है। तो इस तरह का डायग्राम बनाएं, या इस तरह का डायग्राम बनाएं, या इस तरह से हम डायग्राम बनाकर सोशियोमेट्रिक टेस्ट के द्वारा हम सिचुएशन टेस्ट में हम किसी भी प्रयोज्य का व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। अब सिचुएशन टेस्ट का लास्ट हमारा साइको ड्रामा की बात कर रहा है। तो साइको ड्रामा जो है वो मनोनाटक। तो इसमें क्या है, व्यक्तित्व को मापने के लिए किसी व्यक्ति को विशेष विशेषता वाले हम पात्र देते हैं जो उसके जीवन के परिस्थितियों से हो या इतिहास से संबंधित हो, और उस पर उस पात्र पे वो नाटक में वो अभिनय करता है। उस अभिनय के द्वारा हम प्रयोज्य के व्यक्ति का आकलन करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम एक नाटक अभी हम रखे बेटी बचाओ देश बनाओ, तो बेटी बचाओ देश बनाओ, तो इस पे एक नाटक रखते, तो इसमें अगर हम बेटी के दुख दर्द को दिखाना है तो किसी एक वैसी लड़की को हम एक पात्र के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा वो अच्छे से अभिनय कर रही है, अपने पात्र में बहुत अच्छे से वो एडजस्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उस परिस्थिति से गुजर चुकी होगी। तो ये होता है साइको ड्रामा कि ड्रामा के आधार पर हम किसी भी परिस्थिति के द्वारा हम व्यक्ति के आकलन को देखते हैं, व्यक्ति को असेस्ट करते हैं। तो इसके साथ ही आज हम लोग का नॉन प्रोजेक्टिव मेथड कंप्लीट होता है। पिछले क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव मेथड की बात किए थे, आज ऑब्जेक्टिव मेथड की बात किए थे। अगले क्लास में हम लोग प्रोजेक्टिव मेथड की बात करेंगे। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी सजेशन आपको देना है या किसी तरह का क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।